तो दोस्तों, बांग्लादेश में एक बार फिर से राजनीतिक हलचलें तेज हो रही हैं और कई रिपोर्ट्स के अनुसार 25 मई के दिन ढाका की सड़कों पर सेना की गाड़ियां दौड़ रही थी। लोग ऐसा कह रहे हैं कि चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की तथाकथित अंतरिम सरकार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूनुस ने भी परिस्थितियों का हवाला देते हुए ये कहा है कि उनके लिए अपने पद पर बना रहना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि देश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने यूनुस को कुछ चेतावनी दी है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए मेरे साथी जयेश इस वक्त मेरे साथ है। तो जयेश, हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, जरा प्लीज इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। श्रेया, मैं आपको और अपने दर्शकों को पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। 20 मई के दिन बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के चीफ ने आपस में मुलाकात की थी। उसके बाद 21 मई को आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने एक ऑडिटोरियम में आर्मी अफसरों को संबोधित किया। अब चूंकि ये संबोधन आर्मी के लिए था तो सामान्य तौर पर होना ये चाहिए था कि वहाँ कही और सुनी गई बातें बाहर ना आएँ, पर वो बातें बाहर आ गई। जो बातें बाहर आई उनसे ये पता चला कि वर्तमान आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस के लिए एक तरह का एजेंडा सेट कर दिया है। इसे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये याद दिलाया है कि यूनुस के पास क्या क्या करने का अधिकार है और क्या क्या करने का अधिकार नहीं है। आर्मी चीफ ने साफ बता दिया है कि यूनुस जिस सरकार के चीफ एडवाइज़र हैं वो एक स्टॉप गैप सरकार है और इसलिए वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकती, खासकर ऐसे फैसले जो बांग्लादेश के भूगोल और उसके भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हों। तो जयेश, यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये कौन से फैसले हैं जिन्हें मोहम्मद यूनुस नहीं ले सकते? अच्छा, बांग्लादेश के अगर आर्मी चीफ के नज़रिए से देखेंगे ना तो सबसे बड़ा फैसला है कि बांग्लादेश का रखाइन कॉरिडोर बनाना, और दूसरा सबसे बड़ा फैसला है चटगांव बंदरगाह को किसी और देश को लीज पर देने का फैसला। अब मैं अपने दर्शकों के लिए रखाइन कॉरिडोर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रखाइन कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जिसे म्यांमार के अराकन रिबल्स के लिए अमेरिका के कहने पर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये अराकन रिबल्स म्यांमार की वर्तमान जूटा सरकार से लड़ रहे हैं। म्यांमार की जूटा सरकार को चीन का समर्थन प्राप्त है और अराकन रिबल्स को अमेरिका का। यूनुस चूंकि रेजिम चेंज ऑपरेशन के जरिए अमेरिका द्वारा बांग्लादेश की सत्ता में स्थापित किए गए हैं, इसलिए उनके और उनकी सरकार के अन्य पावरफुल लोगों के पास अमेरिका का आदेश का जो पालन है उसके अलावा कोई रास्ता और बचा नहीं है। अमेरिका ये कॉरिडोर अराकन आर्मी के सपोर्ट के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बनाना चाहता है और चीन को ये चिंता है कि अगर ये रेबल्स मजबूत हुए तो म्यांमार की जूटा सरकार के तहत चीन ने वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है वो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब तो मैं ये समझूं कि ये जो कॉरिडोर को लेकर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को साफ संदेश दिया है। बिल्कुल, आप ठीक समझे। देखिए, आर्मी चीफ का यूनुस को सीधा कहना है कि उन्हें ये कॉरिडोर बनवाने का मैंडेट बिल्कुल भी नहीं मिला है, इसलिए वो इसे ब्लडी कॉरिडोर बनाने को भूल जाएं। श्रेया, देखो, ये फैसला वैसे भी ऐसा है कि जिससे बांग्लादेश की संप्रभुता पर खतरा पैदा हो जाएगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि ऐसे फैसले से देश के भूगोल में जो बदलाव होगा उसे वापस ठीक करना असंभव होगा। आर्मी चीफ ने यूनुस को यह भी याद दिलाया कि उनके पास बांग्लादेश के एकमात्र बंदरगाह चटगांव बंदरगाह को किसी और देश को सौंपने का अधिकार या मैंडेट नहीं है। अब आर्मी चीफ ने यूनुस को यह भी याद दिलाया कि उनके पास एक स्टॉप गैप सरकार के रूप में केवल अधिकार है कुछ रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करके जल्द से जल्द चुनाव करवाने का, और उन्होंने ये कहा है कि वो अपने उसी ऑब्जेक्टिव पर काम करें और दिसंबर 2025 तक चुनाव करवा दें। ओके, तो मतलब अच्छा, तो ये बात तो हो गई बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने यूनुस को क्या कहा। अब आप क्या ये समझाने की हमें कोशिश कर सकते हैं कि ये जो आर्मी चीफ ने ऐसा कहा क्यों है? और साथ ही इसी से जुड़ता है एक और सवाल, वो ये कि बांग्लादेश जैसे एक मुस्लिम देश का आर्मी चीफ खुद सत्ता पर मतलब काबिज ना होकर चुनाव करवाने के पक्ष में क्यों है? श्रेया, देखिए, दूसरे सवाल का जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल है, पर इससे ये संदेश जाता है जो मैं आपको बताता हूँ। संदेश ये है कि बांग्लादेश की आर्मी आज भी पाकिस्तान की आर्मी से अलग है। अब देखिए, बांग्लादेश के वर्तमान आर्मी चीफ को अपॉइंट करने का काम हुआ था शेख हसीना की सरकार के समय। शेख हसीना की सरकार को अमेरिका द्वारा रेजिम चेंज ऑपरेशन के बाद हटाया गया, ये हम सब जानते हैं, और उसके बाद यूनुस के नेतृत्व में बनी सरकार को सुरक्षा देने का काम इसी आर्मी ने ही किया है। पर अब ये भी नज़र आ रहा है कि अमेरिका में सरकार बदलने के बाद यूनुस के लिए वहाँ समर्थन कम हुआ है। इस बात को बांग्लादेश के वर्तमान जो आर्मी चीफ हैं वो भली भांति समझ रहे हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सरकार बदलने के बाद बांग्लादेश में कानून व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक इन सब पर बहुत खतरा जो मंडरा रहा है।
और ऐसे में आर्मी चीफ को विवश होकर मोहम्मद यूनुस को याद दिलाना पड़ रहा है कि उन्हें क्या क्या करने का अधिकार नहीं है। और ये तो आपके पहले सवाल का जवाब रहा कि आर्मी चीफ ने ऐसा क्यों कहा। ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गई। बट अब मेरा सवाल यहाँ मोहम्मद यूनुस को लेकर है कि जब आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को उनका मैंडेट याद दिलाया तो उन्होंने क्या किया, ज़रा प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, रिजीम चेंज के द्वारा जो इस तरह से लाए गए अधिकतर लीडर वो जोकर की तरह आचरण करते हैं और मोहम्मद यूनुस भी वही करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पहले तो इस्तीफे का दांव खेला ये घोषणा करके कि उनके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। फिर उन्होंने जो स्टूडेंट लीडर हैं उनके साथ जो थे उनको बुलाया, जिनकी सहायता से उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उन्हें बुलाकर मोहम्मद यूनुस ने उनसे अनुरोध किया कि वह यूनुस के समर्थन में फिर से आगे आएं, नहीं तो उनकी सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जैसे इस्तीफे वाला एंगल जो है हम बाद में बात करते हैं, बट पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टूडेंट लीडर्स हैं कौन और ये मोहम्मद यूनुस का समर्थन करना इनके लिए आज मजबूरी क्यों है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए, इन स्टूडेंट लीडर में से एक है नाहिद इस्लाम, जो इस समय मोहम्मद यूनुस की पार्टी एनसीपी का सदस्य है। उसके अलावा जो प्रमुख लीडर है वो है हसनत अब्दुल्ला, महफूज आलम और आसिफ मोहम्मद सजीब भुइयाँ। देखो, बांग्लादेश में रेजिम चेंज ऑपरेशन के बाद से ये छात्र नेता बहुत पावरफुल होकर उभरे और यूनुस ने वर्तमान सरकार में इन्हें अलग अलग पदों पर भी बैठा दिया था। ये स्टूडेंट लीडर्स ऐसे थे जिन्हें सरकार कैसे चलती है या किसी डिपार्टमेंटल हेड के क्या क्या कर्तव्य होते हैं वो तो पता नहीं था। ऐसे में महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर बैठकर इन्होंने पिछले लगभग 10 महीनों में तरह तरह की मनमानियाँ की। शेख मुजीब की निशानियों को मिटाने के चक्कर में इन्होंने तरह तरह के अपराध किए हैं। इन अपराधों में पुलिस वाले से की हत्या से लेकर आगजनी तक और शेख मुजीब की विरासतों को नष्ट करने तक ये सब कुछ शामिल है। ठीक है, पर अब इसी को लेकर मेरा अगला सवाल ये है कि ये स्टूडेंट लीडर्स के लिए मोहम्मद यूनुस को समर्थन देने के अलावा और कोई रास्ता बचा है या फिर अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है जयेश? देखिए, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन चला था तब ये छात्र नेता बांग्लादेश में बहुत लोकप्रिय हुए थे। इन्हें अचानक लाइमलाइट मिला और आपको याद होगा कि कैसे मोहम्मद यूनुस ने इन्हें अमेरिका ले जाकर हिलेरी और बिल क्लिंटन जैसे रिजीम चेंज ऑपरेटर्स के सामने वहाँ इनकी परेड भी करवाई थी। अब बांग्लादेश में ये बात आम हो चुकी है कि सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए इन स्टूडेंट लीडर ने पिछले 10 महीने में अपूर्व भ्रष्टाचार किया है। कोई चटगांव बंदरगाह पर अपना बिजनेस चला रहा है तो किसी ने पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के विभाग में बैठकर सैकड़ों करोड़ कमाए हैं। ऊपर से सरकार चलाने की इनकी समझ ऐसी है कि ये हर मुद्दे पर सोशल मीडिया में बात कर लेते हैं। इनकी राजनीतिक परिपक्वता को हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसी हसनत अब्दुल्ला ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि बांग्लादेश जब चाहे भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को बांग्लादेश में मिला लेगा। तो अपने कार्यकलाप के कारण ये स्टूडेंट लीडर पिछले कुछ महीने में इतने बदनाम हो गए हैं कि ये जहाँ जाते हैं इनके ऊपर लोग कुछ न कुछ फेंक कर अपना रोष प्रकट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि छात्र नेता पिछले 10 महीने में बांग्लादेश में एक तरह से विलेन बनकर उभरे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार का फेस यही इमेच्योर छात्र नेता हो चुके हैं। ऐसे में इनके पास कोई और रास्ता फिलहाल हमें दिख नहीं रहा है। पर जैसा आपने कहा कि ये विलेन बनकर उभरे हैं, तो सवाल अब ये है कि अब इन छात्र नेताओं को कहाँ और कैसी समस्या आ सकती है? देखिए, पिछले साल अगस्त महीने में हिंसा में जब एक पुलिस वाले की हत्या हुई थी तो उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास करके ये सुनिश्चित किया था कि तथाकथित छात्र आंदोलन के दौरान 15 जुलाई 2024 से लेकर और 5 अगस्त 2024 के बीच जो भी हिंसा, आगजनी या तोड़फोड़ या फिर हत्या हुई उसे लेकर कोई भी मुकदमा नहीं बनाया जा सकता है। पर यहाँ एक समस्या ये है कि, और वो समस्या क्या है कि क्रिमिनल केस किसी भी देश के कानून के तहत कभी भी शुरू किए जा सकते हैं और यही बात है जो इन छात्र नेताओं के सिर पर तलवार की तरह लटक रही है। एक और बात जानते क्या है कि जिसे हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है, वो ये है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि नई सरकार में जिन लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता है उन्हें अक्सर देश के बाहर लाया जाता है और यही काम बांग्लादेश में किया जाता है या किया गया है। मोहम्मद यूनुस के अधिकतर एडवाइज़र बाहर से लाए गए हैं और उनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं। ऐसे में जब भी यूनुस को हटाया जाएगा तो ये लोग तो अब देश छोड़कर निकल जाएंगे जहाँ से आए हैं, लेकिन हसनत अब्दुल्ला या नाहिद इस्लाम जैसे छात्र नेताओं को ये सुविधा नहीं मिल पाएगी क्योंकि उनके पास तो बांग्लादेशी पासपोर्ट ही हैं।
यही बात है जो इन छात्र नेताओं को यूनुस का समर्थन करने के लिए मजबूर करती है। अच्छा, पर वो कौन से ऐसे नाम हैं जो एडवाइजर के तौर पर बाहर से लाए गए हैं? मोहम्मद यूनुस के लिए बाहर के देशों से जो एडवाइज़र लाए गए हैं उनमें प्रमुख रूप से हैं आसिफ चौधरी, लुफ्तार सिद्दीकी, फैज़ अहमद और खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान इस समय बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और ये पूर्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। बेसिकली ये भी यूनुस की तरह ही इकोनॉमिस्ट हैं। ये रखाइन कॉरिडोर की परिकल्पना अमेरिका इन्हीं की सहायता से इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है। अब मैं अपने दर्शकों को एक मज़ेदार बात बताता हूँ, वो ये है कि इमरान खान सरकार और मोहम्मद यूनुस में एक समानता है। समानता जानते क्या है कि इमरान खान सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से लेकर के मीडिया, कानून और फाइनेंस एडवाइज़र ये सारे बाहर के देशों से लाए गए थे और जब इमरान खान को सरकार से हटाया गया तब ये सारे विदेश भाग गए। ऐसे में ये समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है कि यूनुस को भी जब सत्ता से हटाया जाएगा तो उनके एडवाइज़र भी सारे अपने अपने देश चले जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, आई मीन लाइक वेरी नाइस। पर खैर चलिए हम वापस बांग्लादेश पर ही आते हैं और आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को जो भी याद दिलाया उसके पीछे एक और कारण है। देखिए, कारण है एक और आर्मी ऑफिसर को इस समय मोहम्मद यूनुस का करीबी है। वर्तमान आर्मी चीफ को हटाकर खुद चीफ बनना चाहता है। लोगों का इनफैक्ट ऐसा मानना भी है कि वर्तमान आर्मी चीफ मोहम्मद यूनुस को ये भी याद करा रहे हैं कि आर्मी अपॉइंट करने का मैंडेट यूनुस के पास नहीं है। तो आप बताइए, ऐसे में अब यूनुस के पास विकल्प क्या हो सकता है जयेश? श्रेया, मुझे ऐसा लगता है कि यूनुस के अपने इस्तीफे की बात करके उसने एक तरह का वेदर बलून छोड़ा है, ये टेस्ट करने के लिए कि देश में उसे किस तरह का समर्थन मिलेगा। अब उनके इस्तीफे की बात इस्तीफे के बाद उनके तरह तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। यूनुस के एडवाइज़र हैं वहीदुद्दीन महमूद, जिन्हें बाहर से लाया गया है। उन्होंने ये घोषणा की है कि मोहम्मद यूनुस सरकार में तब तक रहेंगे जब तक वो सारे काम नहीं कर देते जिसके लिए उन्हें लाया गया था। इसमें एक बात है कि जिस पर सवाल उठना चाहिए, जो कोई पूछ नहीं रहा है कि भाई अपने इस वक्तव्य में उन्होंने ये नहीं बताया कि ये काम आखिर हैं क्या जिनके लिए मोहम्मद यूनुस को लाया गया है। यूनुस ने छात्र नेताओं को उनके लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी है कि छात्र नेता भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे विकल्प हैं नहीं। यूनुस का सर्वाइवल ही इन छात्र नेताओं का सर्वाइवल सुनिश्चित करेगा। मतलब ओके, तो अब अगर कुल जमा बात करें तो फिलहाल यूनुस सत्ता में बने रहने के लिए सारी कोशिशें करेंगे। हालांकि उनकी समस्या यह रहेगी कि उन्हें एक ही समय में अमेरिका का आदेश भी मानना है और इधर चीन का भी। और एक बात है कि इस पूरी पिक्चर में भारत का विरोध करते हुए सब नजर आ रहे हैं और साथ ही ये वर्तमान आर्मी चीफ को भारत का एजेंट बता रहे हैं। खैर, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूनुस की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं और ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के निकट भविष्य में और खराब होने के आसार प्रबल हैं। साथ ही जयेश का इस बातचीत और जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपका बांग्लादेश में चल रही हलचल पर ये बातचीत कैसी लगी? अगर आपको इसी तरह का एक्सप्लेनर और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।